हेलो स्टूडेंट्स। आज फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम इज इफ m इज ए प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ Hilbert space H, then there exists a non-zero vector z naught in H such that z naught is orthogonal to m. Means that if this is our Hilbert space H and this is M, और M जो है वो प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है। इट मीन दैट इनके दोनों के एलिमेंट सेम नहीं होंगे। तो बोलता है देयर एग्जिस्ट पॉइंट z नॉट, यहाँ पे z नॉट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और दिस z नॉट इज परपेंडिकुलर टू orthogonal to M. What this mean? It mean that z नॉट के का m के हर एलिमेंट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो आएगा। ठीक, इट मीन दैट z नॉट और y का इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। तो हमें ये z नॉट जो अपना नॉन जीरो है और h में है ये ढूंढना है जो m के साथ ऑर्थोगोनल होगा। तो सबसे पहले m अपना प्रॉपर सबस्पेस दिया है h का, तो अगर ये प्रॉपर है तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर x इन h सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू m। तो अगर ये प्रॉपर है तो हमें यहाँ पे एक एलिमेंट x मिल जाएगा जो h में तो होगा लेकिन m में नहीं होगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर। ठीक, तो हमने ये x ले लिया h के अंदर जो m के अंदर कंटेंट नहीं है। इट मीन दैट आउटसाइड m। नाउ dv द डिस्टेंस फ्रॉम x टू m, तो इस x से इस m का डिस्टेंस लेंगे, दिस इज d, और d डेफिनेटली जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम एलिमेंट से होगा। ऐसे नहीं कि बहुत दूर का डिस्टेंस होगा, ये लेंगे या ये लेंगे, जो नियरेस्ट एलिमेंट x और m के बीच, m के एलिमेंट के बीच में होगा। सो दैट्स व्हाई d विल बी infimum of norm of x minus y and y belongs to m. Okay, so this is the d, और डेफिनेटली y जो होगा वो नियरेस्ट होगा, तो ये y यहां पे होगा। ठीक है, सो क्लियरली जो y है वो x के बराबर नहीं हो सकता बिकॉज x जो वो आउटसाइड m में और जो y है वो इनसाइड m में, तो डेफिनेटली ये बराबर नहीं होगा। इट मीन दैट ये जो d है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता। ठीक, ओके, सो हमने एक अल्टीमेटली नंबर ढूंढ लिया जो पॉजिटिव है, d। So now M is a proper subspace of H. There exists a vector y naught in M such that x minus y norm equal to d. Definitely हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है इनफीमम ऑफ दिस है d जो है, तो y रिप्रेजेंटिंग दिस ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू m, तो इन सारे y's में से एक एलिमेंट होगा m के अंदर जिसका डिस्टेंस x से एग्जैक्टली d के बराबर होगा। तो वही लिखा यहाँ पे, m is a proper subspace of H, so there exists a element y naught in m such that norm of x minus y naught is exactly equal to d। और इसको देखें तो एग्जैक्टली डी है क्योंकि डी मिनिमम है, तो यहाँ पे डी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होगा। ठीक, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होगा फॉर वाई बिलोंग्स टू एम।
ऐसा है। पर एग्जैक्टनेस से ढूंढना तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा जिस पे डिस्टेंस एक्स और वाई नॉट किसी ना किसी पॉइंट पे जिसको वाई नॉट मान लिया वो डी के बराबर आएगा, और डी अपना पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव ही करें। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पॉइंट है x माइनस वाई नॉट, ये h में क्यों होगा स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, x h का एलिमेंट, वाई नॉट भी h का एलिमेंट। क्यों? वाई नॉट आया तो m के अंदर, लेकिन है तो m भी h का ही पार्ट है, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी h के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस तो है ही है। हिल्बर्ट स्पेस तो बाद में हुआ, पहले वेक्टर स्पेस हुआ, फिर नॉन लीनियर स्पेस हुआ, फिर जाके वो बनाक स्पेस हुआ। इस तरह से वो करते करते हिल्बर्ट तक पहुंचा। तो डेफिनेटली जो बेसिक प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, अकॉर्डिंग टू दैट दिस एलिमेंट x माइनस वाई नॉट इज बिलोंग्स टू h। रीजन इसका आपको मैंने बता दिया, और इसको हमने क्या मान लिया? z नॉट। तो स्टूडेंट ये वो z नॉट हमने बना लिया। जिस z नॉट की हम बात क्वेश्चन में ही कर रहे थे कि ये z नॉट ढूंढना है हमने, तो ये z नॉट हमने यहाँ पे ये बना लिया, एंड दैट z नॉट इज x माइनस वाई नॉट। तो अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये जो z नॉट है ये m के साथ ऑर्थोगोनल होगा, या m के हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। Also, norm of z naught is equal to x minus y naught नॉर्म, और ये नॉर्म जो है वो हमने d के बराबर माना है। तो डेफिनेटली एक तो बात हो गया कि z नॉट का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब नॉन जीरो ढूंढ लिया हमने। इट मीन दैट ये हमने बात करी है यहाँ पे कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो वाला पार्ट तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि z नॉट इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, ठीक, क्योंकि जीरो का ही नॉर्म जीरो आता है, तो ये पॉजिटिव है इसका नॉर्म, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये जो z नॉट है ये m के साथ ऑर्थोगोनल होगा, या m के हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें लेंथी प्रोसेस यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट y be any arbitrary element in m, we shall prove that y orthogonal to z naught या z naught orthogonal to y, that is z naught और y का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 प्रूव करना है। ये तो प्रूव की बात ही करी। देखो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले हमने एक स्केल अल्फा लिया। अब ये अल्फा हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही मानते हैं इसको। वी हैव, तो हमने क्या किया, z नॉट माइनस अल्फा टाइम्स y, ओके, और z नॉट की वैल्यू पुट कर दी x माइनस वाई नॉट माइनस अल्फा, और नेगेटिव कॉमन ले लिया। सो ये एलिमेंट देखो y भी हमने m से लिया है और y नॉट भी हमने m में है, तो डेफिनेटली y प्लस अल्फा y नॉट अल्फा y भी m में होगा। क्यों? क्योंकि m जो है वो सब स्पेस है, सब स्पेस है, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन करेगी। सो डेफिनेटली ये लिखा आपने, m इज ए सब स्पेस, और ये दोनों एलिमेंट m के हैं, सो y नॉट प्लस अल्फा y m का एलिमेंट होगा। सो नाउ ये m का एलिमेंट है, और जो अपना d है वो क्या है, d इज इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस y, और y जो है वो m का एलिमेंट है, ठीक। तो
मैं आपको भी बताया कि ये जो डी है इज इन्फीमम है तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नॉर्म फॉर वाई बिलोंग्स टू एम। तो सेम हमने ये लिख रहे हैं कि हम फर्क इतना है कि यहाँ पे जो y है y की जगह हम कह रहे हैं m का एलिमेंट ले रहे हैं, ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। तो यहां से क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ d नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नॉट प्लस अल्फा टाइम्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। इसको थोड़ा घुमा के लिख दिया, इतना ही करा कि x माइनस वाई नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, बस y को रिप्लेस कर दिया हमने वाई नॉट प्लस अल्फा टाइम्स वाई से। ठीक, तो ये हमारे पर एक रिजल्ट बन गया। नाउ नॉर्म ऑफ ये जो एलिमेंट लिया था हमने, जो बनाया है, इसकी सारी स्ट्रक्चरिंग कर ली हमने भी, इसका किस तरह से एलिमेंट्स स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। तो उसमें हमने ये भी कर लिया कि ये वाई ये एम का एलिमेंट है, ठीक, और इन दोनों का जो डिस्टेंस एक्स माइनस वाई नॉट प्लस अल्फा वाई है, इसका जो नॉर्म है वो डी से इक्वल होगा या डी से बड़ा होगा। ठीक, और इक्वल तो तभी होगा जब अल्फा 0 होगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई नॉट का नॉर्म ही डी के बराबर है। तो अब हमें इस एलिमेंट का जेड नॉट माइनस अल्फा टाइम्स वाई का नॉर्म लेके चले, और इसका यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी इसकी जेड नॉट माइनस अल्फा वाई की जो हमने वैल्यूज निकाली है, सिंप्लीफाई करा, यू कैन से दैट इज एक्स माइनस वाई नॉट प्लस अल्फा वाई। ठीक, और ये जो है वो डी से ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, और डी जो इज नथिंग बट इट इज नॉर्म ऑफ जेड नॉट। इट मीन दैट इस एलिमेंट का जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ जेड नॉट माइनस अल्फा वाई, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड नॉट। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो डेफिनेटली स्क्वेयर भी जेड माइनस अल्फा नॉर्म स्क्वेयर जो होगा वो जेड नॉट नॉर्म से बड़ा ही होगा, स्क्वेयर से बड़ा होगा। इसको दोनों तरफ हमने जेड नॉट नॉर्म स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने इसको नॉर्म की डेफिनेशन लगा देंगे, सो नॉर्म एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, इनर प्रोडक्ट एक्स। तो सेम यहाँ पे ये लॉजिक लग गया, सो इट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नॉट माइनस अल्फा वाई, इनर प्रोडक्ट जेड नॉट माइनस अल्फा वाई माइनस जेड नॉट इनर प्रोडक्ट जेड नॉट। तो अब इसको हम इनर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, सो जेड नॉट कॉमा जेड नॉट माइनस अल्फा वाई माइनस, अब इसे करेंगे तो माइनस अल्फा वाई का इनर प्रोडक्ट जेड नॉट माइनस अल्फा वाई के साथ, और लास्ट टर्म तो एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज। नाउ अल्फा जेड नॉट इनर प्रोडक्ट जेड नॉट आएगा, और जेड नॉट का माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, क्योंकि सेकंड पोजीशन से बाहर आएगा तो विद कॉन्जुगेट आएगा, तो इनर प्रोडक्ट हो गया साथ में जेड नॉट का वाई के साथ। उसी तरह से यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज कर ली, और फिर आगे वाई का इनर प्रोडक्ट जेड नॉट के साथ, फिर वाई का इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे भी अल्फा सेकंड पोजीशन पे है, तो जब अल्फा जैसे बाहर आएगा तो विद कॉन्जुगेट आएगा, तो वाई का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, और लास्ट टर्म एज इट इज। अब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट कॉमा वाई माइनस अल्फा वाई कॉन्जुगेट वाई इनर प्रोडक्ट जेड नॉट प्लस, यहाँ पे बाहर माइनस अंदर माइनस है, प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई इंटू वाई, ये वाई का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ। तो जेड का जेड कॉन्जुगेट जो होता है आपको पता है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर आएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो गया मॉड अल्फा स्क्वेयर।
बाकी ये एज इट इज लिख दिए दोनों, और y इनर प्रोडक्ट y है वो नॉर्म y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे अल्फा को वैल्यूज यूज कर ली हमने। अल्फा इज नथिंग बट इट इज बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नॉट कॉमा वाई, और यहाँ पे जो बीटा लिया हमने वो रियल नंबर लिया। ठीक, इसका मतलब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू तो कॉन्जुगेट का फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में ये वाला वैल्यू यूज कर दिया। सो अल्फा को हमने पुट करना है बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नॉट कॉमा वाई, तो यहाँ पे बनेगा माइनस। अब देखो बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट नहीं लगेगा बिकॉज बीटा आपका रियल नंबर है। अब जेड नॉट और वाई इनर प्रोडक्ट इसके ऊपर कंजुगेट लगेगा क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसी तरह से जेड नॉट और वाई का इनर प्रोडक्ट एज इट इज सेम, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, और वाई और जेड नॉट का कंजुगेट एज इज, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर और मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नॉट कॉमा वाई स्क्वायर और नॉर्म बाई स्क्वायर एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपना बन गया बीटा, और सेम लॉजिक, ये वाला लॉजिक कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट अपने पास क्या बन जाएगा, मॉड। तो ये मान लो जेड है और ये जेड कॉन्जुगेट, इट मीन दैट इट इज जेड नॉट और वाई का इनर प्रोडक्ट का मॉड स्क्वायर बनेगा। सेम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट इस पे लग जाएगा क्योंकि इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसकी पोजीशनिंग चेंज करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो वाई इन एक्स का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट के बराबर आता है। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, बीटा टाइम्स जेड नॉट वाई का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट का स्क्वायर मॉड स्क्वायर, और प्लस बीटा स्क्वायर मॉड जेड नॉट और वाई का कॉन्जुगेट स्क्वायर एज इट इज, एंड नॉर्म वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। तो फाइनली व्हाट वी रीच की, ये दोनों चीजें हो गई सेम हो गई। तो यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स बीटा मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नॉट कॉमा वाई, और उसी तरह से ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई, इस टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स हमने कर लिया है, तो ये टर्म नहीं आएगी बीच में। सो अब हमने ये जो मॉड है तो डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव होगा, तो हमने क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव ही रहता है तो हमने इसको ए मान लिया और नॉर्म बाई स्क्वायर को बी मान लिया। अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो गया, 2 टाइम्स बीटा ए प्लस बीटा स्क्वायर ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से बीटा इंटू ए कॉमन आ गया, सो बीटा इंटू बी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल बीटा। बी तो बीटा अपना रियल नंबर है। अब स्टूडेंट अगर ए पॉजिटिव होता है, सारी बात आती है ए के ऊपर, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, ए या तो पॉजिटिव होगा या ए 0 होगा, नेगेटिव ये हो नहीं सकता। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अगर इफ ए इज पॉजिटिव in 2 is obviously not true for all sufficiently small positive beta, क्योंकि अगर a तो आपने पॉजिटिव ले लिया, अगर ये क्वांटिटी b -2 से छोटी हो गई, ठीक है, और b पॉजिटिव भी लिया साथ में,
ठीक, स्मॉल ले ली हमने, बी ने तो पॉजिटिव रहना ही है तो नेगेटिव देगा नहीं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, बी पॉजिटिव लिया, ए पॉजिटिव लिया, और ये क्वांटिटी आपकी हो गई, बी पॉजिटिव है और बी बीटा की वैल्यू थोड़ी छोटी ले ली, स्मॉल सफिशिएंटली स्मॉल ले ली, और उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कुछ 0.5 -2 टाइप सिचुएशन बन जाएगी, और हम उसको लिखेंगे कि ग्रेटर देन 0, रॉन्ग हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता। इट मीन दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो वो पॉसिबल नहीं है, ट्रू फॉर ऑल नहीं होगा। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम दूसरा केस चेक करेंगे, और दूसरा चेक क्या है कि ए 0 होगा, hence we must have a equal to 0, और a 0 लेंगे तो a हमने सिलेक्ट क्या किया था, a हमने ये लिया है, तो इसका मतलब है मॉड ऑफ, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट y, ये 0 आया, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट y जो 0 आएगा, और यही हमने प्रूव करना था कि z नॉट जो है वो ऑर्थोगोनल है y के साथ, और y इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ m, so it means that y is orthogonal to m। तो you see थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो आप इसको ध्यान से देखें भी कैसे हमने पहले तो m नॉन जीरो एलिमेंट कैसे ढूंढा, ये नॉन जीरो एलिमेंट हमने z नॉट ढूंढा। ठीक, उसके बाद इसको बनाने के लिए ये एलिमेंट लिया हमने, उसके बाद हमने इसका जब इनर नॉर्म से ये इनइक्वालिटी लगाई यहाँ पे, और इस इनइक्वालिटी से ही हमने अल्टीमेटली अल्फा को सब्स्टिट्यूट करा, और फिर फाइनली जो अल्फा की वैल्यू बीटा टाइम्स जेड नॉट जेड नॉट और वाई का इनर प्रोडक्ट जब सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट बना, इस रिजल्ट में हमने इस पॉजिटिव क्वांटिटी को a मान लिया और इसको हमने b मान लिया, और फिर हमने चेक किया कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू रहेगा। हमने कहा कि a की वैल्यू 0 लगेगी मतलब ये ट्रू रहेगी, और इस पूरे प्रोसेस में से हमें ये प्रूफ मिलता है कि z नॉट और y का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, और y अपना आर्बिट्रेरी एलिमेंट था m था, इट मीन दैट z नॉट m के हर एलिमेंट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा, इट मीन दैट z नॉट जो होगा m के साथ ऑर्थोगोनल होगा। ओके, वन मोर थ्योरम अगेन, if m is a linear subspace of Hilbert space, and then prove that m is closed if only if m equal to m orthogonal complement of m, मतलब m डबल ऑर्थोगोनल। ठीक, तो दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि अगर m क्लोज्ड है तो m जो होगा वो m डबल ऑर्थोगोनल के बराबर होगा। ठीक, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इफ ओनली इफ है तो टू केस बनेंगे, तो पहले में हम मान लेते हैं कि m जो है वो m डबल ऑर्थोगोनल के इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा कि m इज क्लोज्ड। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि m इज क्लोज्ड, और हमें लीनियर सबस्पेस दे के रखा है कि m लीनियर सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का। तो if we know that if m is a non-empty subset of Hilbert space H, then m orthogonal is a closed linear subspace of H। ये हमने पहले प्रूव कर रखा है, आप इसको जरूर इसको अपने कर लेना है, जैसे ये वाला थ्योरम हमने किया था दिस वन, कि अगर S सबका नॉन एम्प्टी हिल्बर्ट स्पेस का सबसेट है, देन S ऑर्थोगोनल इज ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ H। तो ये वाला रिजल्ट आपने M के लिए यहाँ पे जरूर प्रूव करना है। क्लियर, तो ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद
M अपना क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, ठीक। अब M को हम लिख सकते हैं M डबल ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल ऑफ M ऑर्थोगोनल। तो यहां पे हमने प्रूव किया कि M अपना लीनियर सबस्पेस था, सबस्पेस छोटा सबसेट भी था, तभी वो क्या हो गया, उसका क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस हो जाता है। इट मींस दैट ये जो M ऑर्थोगोनल है, इसका ऑर्थोगोनल लेंगे तो वो भी क्लोज्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपना सबस्पेस है, सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, और हिल्बर्ट सबस्पेस का जब ऑर्थोगोनल लेते हैं वो क्लोज सबस्पेस हो जाता है। आप इसको दोबारा से एक बार मैं इस थ्योरम को आपको बता देता हूं। अब इस थ्योरम को देखें तो एम एच तो सिंपली सबसेट था हिल्बर्ट स्पेस का, और उसका ऑर्थोगोनल जो है वो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस हो गया एच का। तो सेम लॉजिक यहां पे कि अपना एम ऑर्थोगोनल जो है वो क्लोज भी नहीं चाहिए, हमें लीनियर भी नहीं, लीनियर सबस्पेस भी नहीं चाहिए, इवन सिंपल सबसेट होगा। देखो यहां पे देखो, एस जो था वो सिंपल क्या था, नॉन एम्प्टी सबसेट था हिल्बर्ट स्पेस का। तो यहां पे तो एक्स्ट्रा हमें प्रॉपर्टीज पता है। एम ऑर्थोगोनल हम ये बोल सकते हैं सिंपल सबसेट ऑफ एच। तो इसका जो ऑर्थोगोनल होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस होगा, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम 2। तो सेम लॉजिक, बिकॉज ऑफ दिस सेम लॉजिक, तो हम यह बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम ऑर्थोगोनल इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ एच। तो यहां से हमें दिया यह है कि m जो है वो m डबल ऑर्थोगोनल के बराबर है, और ये क्लोज्ड हो गया तो डेफिनेटली m भी क्लोज हो जाएगा। बट इसके लिए आपको ये रिजल्ट एक बार प्रूव करना है कि m ऑर्थोगोनल जो है वो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस होता है, ठीक। तो इसको करेंगे तभी आप इस थ्योरम का पूरे आपको जितना भी मार्क्स होंगे वो तभी मिल पाएंगे, ठीक। अब कन्वर्स में देखें, कन्वर्स में क्या है कि उल्टा होगा। तो हम अब एज्यूम करते हैं कि m क्लोज्ड है, m इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ h, और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि m इज m इक्वल टू m डबल ऑर्थोगोनल। तो वी नो दिस, ये तो हमारे पास रिजल्ट है ही है, ये प्रूव करा था। यू सी इस थ्योरम में देखिए, इस थ्योरम का ये फोर्थ पार्ट देखो, थ्योरम 3 का थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूव कर रखा है कि S इज सबसेट ऑफ S डबल ऑर्थोगोनल। ओके, तो ये पार्ट तो आपका हो गया, इसका मैंने प्रूफ भी लिखा है यहाँ पे। तो वन पार्ट तो यहां से इसका हो गया। नाउ लेट्स अज्यूम कि m जो है वो m डबल ऑर्थोगोनल के बराबर नहीं है, ठीक। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन m डबल ऑर्थोगोनल व्हिच इज नॉट इन m, ठीक। अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है, इफ m इज नॉट इक्वल टू m डबल ऑर्थोगोनल, तो एक एलिमेंट जो इसके पास है वो इसके पास नहीं होगा, और इसके पास है तो इसके पास नहीं होगा। वही लिखा कि कोई ना कोई एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एन m डबल ऑर्थोगोनल व्हिच इज नॉट इन m। नाउ m डबल ऑर्थोगोनल is a Hilbert space and M is a proper closed subset of M डबल ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो अभी हमने थ्योरम प्रूव करी कि किसी भी हिल्बर्ट स्पेस का प्रॉपर क्लोज सबसेट है, तो उसके पास एक नॉन जीरो वेक्टर z नॉट एग्जिस्ट करता है इन H या M डबल ऑर्थोगोनल। यहाँ पे हम M डबल ऑर्थोगोनल को हिल्बर्ट स्पेस माने H की का होता है, इनफैक्ट मानना तो क्या, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीटनेस प्रूव करी थी, ठीक है। तो
यहाँ पे अपने पास एक नॉन जीरो वेक्टर z नॉट इन m डबल ऑर्थोगोनल में मिल गया, और वो जो एलिमेंट होगा वो m के साथ ऑर्थोगोनल होगा, ठीक। और अगर ये एलिमेंट m के साथ ऑर्थोगोनल है तो डेफिनेटली z नॉट कहाँ पे होगा, m ऑर्थोगोनल में, m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। अब यहां से क्या हो गया, देखो स्टूडेंट्स, z नॉट m डबल ऑर्थोगोनल में भी है, और z नॉट जो है वो m डबल ऑर्थोगोनल में भी है, m ऑर्थोगोनल में भी और m डबल ऑर्थोगोनल में भी, इट मीन दैट दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक। लेकिन हमने ये पढ़ रखा है बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, इसमें क्या पढ़ा हमने कि अगर ये सब स्पेस है तो थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट देखें तो उसमें क्या है कि s और s ऑर्थोगोनल के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो ओनली जीरो आती है, ठीक। बाय थ्योरम 3 का थर्ड पार्ट बी पार्ट, ठीक, क्योंकि ये सब स्पेसिस है दोनों, तो व्हाट m ऑर्थोगोनल इज सब स्पेस ऑफ h, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो आप इस रिजल्ट को प्रूव भी इसमें कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों की इंटरसेक्शन में तो z नॉट है, इसका मतलब z नॉट किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर, और ऊपर क्या लिखा था हमने, नॉन जीरो वेक्टर, और यहाँ पे आ गया जीरो वेक्टर, इसका मतलब which is contradiction as z naught is non zero vector, so our supposition is wrong। तो क्या माना था हमने माना था कि m और m डबल ऑर्थोगोनल इक्वल नहीं है, तो इट मीन दैट दे आर इक्वल। सो दिस इज द proof of this theorem। one more small theorem is there, इसको भी हम कर लेते हैं। हमारे पास दो क्लोज्ड m और n लीनियर सबस्पेसीज है, दोनों क्लोज्ड है ऑफ हिल्बर्ट स्पेस h, और दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल तो एक चीज हमने देखो लास्ट में, एक आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने थ्योरम करी थी, ये वाला देखो नोट फॉर्म में जो किया था, अगर m और n आर सबस्पेसीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस h एंड m n आर ऑर्थोगोनल, देन इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, ये हम यूज भी करेंगे कि m और n का जो इंटरसेक्शन है उसमें सिंगल एलिमेंट जीरो रहेगा, ठीक। देन प्रूव दैट लीनियर स्पेस m plus n is also closed। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स, कि दो क्लोज सब स्पेसीज है और वो आपस में ऑर्थोगोनल है, तो उनका सम भी क्लोज्ड होगा। दो सब स्पेसीज क्लोज्ड है, उनका सम भी क्लोज्ड होने वाला है, शर्त यह है कि दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो क्लोजनेस का आपको पता है कि आप तरीका प्रूव करेगा, वही तरीका कि क्लोज सेट वो अपनी सारे के सारे लिमिट्स पॉइंट को अपने में कंटेन कर रहे हैं, तो सेम लॉजिक लगाएंगे। सो हियर वी आर गिवन दैट m and n are closed linear subspecies of Hilbert space H, and such that m and n are orthogonal to each other, so we have to show कि m plus n is also closed। तो वही तरीका देखो, क्लोज प्रूव करने का तरीका, हमने इसका लिमिट पॉइंट ले लिया, let z be a limit point of m plus n, and we shall prove that ये लिमिट पॉइंट जो है वो इसके अंदर ही कंटेन करेगा, ओके। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लिमिट पॉइंट जो है किसी सेट का वो आउटसाइड भी हो सकता है, उस सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है, बट अगर वो सेट क्लोज्ड है लिमिट पॉइंट भी उसके अंदर होना ही है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, ओके। तो z अपना लिमिट पॉइंट है m प्लस n का, तो क्या होगा, वहां पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी इस z के नेबरहुड में, किसके किसके पॉइंटों की, इस mn के अंदर। तो देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस zn इन m प्लस n सच दैट जो सीक्वेंस है वो इस z को कन्वर्ट करेगी, zn कन्वर्ट्स टू z। अब सिंस
m is orthogonal to n, तो यहां से ये लाइन लिखनी चाहिए सीधा कि अगर ऑर्थोगोनल सो देयर इंप्लाइज m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखा कि m and n आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट आपने कभी भी ये नहीं सोचना यहाँ पे कि डिसजॉइंट का मतलब ये है। ओके, क्यों? दो सब स्पेसिस के बीच में इंटरसेक्शन कभी फाई हो ही नहीं सकती, ये कभी नहीं हो सकता। अगर वो सब स्पेसिस हैं तो दोनों के पास कम से कम 0 एलिमेंट तो कॉमन होता ही होता है। तो ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। डिसजॉइंट अगर लिखा भी है तो इट मीन दैट उनके पास एक ही एलिमेंट कॉमन है, 0। ठीक, ओके। तो इट मीन दैट अगर इन दोनों के बीच में कॉमन 0 एलिमेंट है तो m प्लस n जो होगा वो डायरेक्ट सम होगा m और n का। डायरेक्ट सम समझते हो, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन है, बाकी दोनों का जो भी एलिमेंट इन दोनों को बिलोंग करेगा तो कुछ पार्ट इसका आएगा, एक पार्ट इसका आएगा, दोनों सम से एलिमेंट बनेगा Z0। ओके, और वो जो प्रेजेंटेशन होगी वो यूनिक भी होगी। तो देखिए वही लिखा है, therefore each Zn belongs to m plus n can be uniquely written as Z0 Zn is equal to xn plus yn। और डेफिनेटली ये जो xn होगा वो m से आएगा और ये जो yn होगा वो n से आएगा। ठीक, तो हमने दो पॉइंट ले लिए, एक Zm ले लिया और एक Zn लिया। We any two vectors in sequence Zn। So इन दोनों पॉइंटों का हमने डिफरेंस ले लिया, ये Zm की वैल्यू पुट कर दी, ये Zn की वैल्यू पुट कर दी, इसमें m के एलिमेंट्स को अलग कर लिया और n के एलिमेंट्स को अलग कर लिया। अब ये एलिमेंट m को बिलोंग करेंगे, ये n को बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे बिलोंग? क्योंकि देखो xm और xn ये दोनों m के हैं और m जो है वो सबस्पेस है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी इसके अंदर होगा ही होगा। उसी तरह से ym और yn ये भी दोनों n के एलिमेंट हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी n के अंदर होना ही होना है, बिकॉज n इज सबस्पेस। तो क्लियर हो गई। और ये दोनों आपस में m और n परपेंडिकुलर है, आपस में ऑर्थोगोनल है, तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट्स हैं m और n के ये भी ऑर्थोगोनल होंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ठीक, तो ये दोनों साइड हैं, इट मीन दैट ये अपनी साइड हो गई m माइनस xn और ये हो गया y m माइनस yn और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, तो वही है अपना इन दोनों साइडों का सम। ठीक, सो एक्स एम एन माइनस एन प्लस वाई एन माइनस वाई एन का सम का नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स एन का नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई एम माइनस वाई एन का नॉर्म स्क्वायर। ठीक, ओके। तो ये क्या था हमारे पास, ये जेड एम था और ये जेड एन था, तो मैं इसको रिप्लेस कर दिया इसकी नोटेशन से, और दिस इज, तो यहाँ पे हमारे पास जो जेड सीक्वेंस जेड है इज इक्वल सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सॉरी, हमें शुरू में देखो हमें क्या दिया है कि इट इज टू कन्वर्जेंट है, बिकॉज अपना जो जेड एन है, ये देखिए जेड एन जो किसको कन्वर्ज कर रहा है, जेड को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, तो दैट्स व्हाई जेड इन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए हिल्बर्ट स्पेस H, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। ओके, अगर कॉची सीक्वेंस तो डेफिनेटली ये किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। एज m and n टेंड टू इंफिनिटी, the norm of Zm minus Zn converges to 0।
और ये अगर पार्ट 0 को कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन दैट इन दोनों का सम 0 को कन्वर्ज कर रहा है, और दो नॉर्म स्क्वायर्स का सम 0 आ रहा है, तो इट्स इंडिविजुअली 0 को कन्वर्ज करेंगे। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि सीक्वेंस एक्स एम बी सीक्वेंस बाई एन बी, एक्स एन या एक्स एम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो सीक्वेंस एक्स एन और सीक्वेंस वाई एन दोनों कॉची सीक्वेंस होगी, और ये कॉची सीक्वेंस एम की है और ये किसकी है, एन की है। सो व्हाट वी गेट, sequence xn sequence yn are Cauchy sequence in m and n respectively, और m और n अपने क्लोज तो पहले दिए, they are closed subspaces of complete space, हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट होता है, ठीक। तो इट मीन दैट अगर m और n क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट ऑफ कंप्लीट स्पेस के, तो ये भी कंप्लीट होंगे, सो देयरफॉर m and n आर कंप्लीट, और ये कंप्लीट है, और ये इनकी अच्छी सीक्वेंस है, कंप्लीट है, तो ये किसको कन्वर्ज करेंगे, ये m के ही एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी, और ये yn n के ही एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी। तो सीक्वेंस xn and yn in m and n are convergent sequences in m and n respectively, and there exists a vector x and y in m and n respectively such that xn converges to x and yn converges to y। ओके, तो अब हमारे पास सिंपल ये तो शुरू में ये है कि z जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, z, तो हमने इसको यहाँ पे लिमिट लिख दिया। सो z इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n टेंड टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं यहाँ पे zn, और zn की वैल्यू पुट करी हमने, सो इट इज xn प्लस yn, और लिमिट्स को अलग अलग कर दिया, ये आपका x आ गया, ये y आ गया। सो x एलिमेंट m का है और y जो है वो n का है, तो इट मीन z किसको बिलोंग कर गया, m प्लस n को। तो यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ये हमने लिमिट पॉइंट लिया था। आप इसको देखें तो हमने z को क्या माना था कि z इज लिमिट पॉइंट ऑफ, ये हमने माना z इज लिमिट पॉइंट ऑफ m प्लस n, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लिमिट पॉइंट जो है वो इसके अंदर ही है। सो दस एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ m प्लस n is in m plus n, hence m plus n is closed। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज के लिए इट इज सफिशिएंट, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।